हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट पेपर 2 साइंस के बारे में बात करेंगे। सीटेट पेपर 2 साइंस में हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर हम क्लास 8 की एनसीईआरटी को कर रहे थे कंप्लीट, जिस पे हमने चैप्टर 5 को डिस्कस किया हुआ है। तो चैप्टर 5 तक हमारा हो गया है। अब बात करेंगे अपनी क्लास 8 एनसीईआरटी की पूरी बुक समरी की। तो जैसे कि हमारा जो टाइम कम है, तो इसलिए हमारा जो चैप्टर वाइज का जो पूरा प्लान था 13 चैप्टर का, वो अभी कंप्लीट नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए। जो भी टीचर कनेक्शन चैनल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके पेपर में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लास 8 की बुक की फुल समरी स्टार्ट की है, जिसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट किया है, जिसमें 6 चैप्टर तक की समरी कंप्लीट हो गई है। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 से, किशोरावस्था की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ही शुरू कर देते हैं किशोरावस्था की ओर चैप्टर की समरी। यौवना आरंभ होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम हो जाता है। तो यौवना आरंभ होने पर व्यक्ति जनन में सक्षम हो जाता है। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की अवधि को हम किशोरावस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था के बारे में ये पूरा चैप्टर है। यौवना आरंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन का विकास हो जाता है तथा लड़के के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। किशोरावस्था में स्वर यंत्र की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? स्वर यंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज़ फटने लगती है और किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौवना आरंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होता है। तो किशोरावस्था के क्या क्या लक्षण हैं आपने देखे, जैसे लंबाई में वृद्धि हो गई, स्वर यंत्र मतलब भारी हो जाता है, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती हैं और लड़कियों के स्तन का विकास हो जाता है और शरीर के विभिन्न स्थानों पर क्या होता है? बाल आने लगते हैं। आगे देखते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ है जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। तो जो हार्मोन होते हैं, वो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, उनसे जो भी पदार्थ स्रावित होता है, वो क्या होता है? डायरेक्ट हमारे ब्लड में पहुंचता है, सीधे रुधिर में पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं, जैसे कि वृद्धि हार्मोन तथा अन्य ग्रंथियों वृषण, अंडाशय, थायराइड और कौन सी एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करते हैं। और अग्नाशय इंसुलिन का, थायराइड थायरॉक्सिन का और एड्रिनेलिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो पीयूष ग्रंथि है, वो क्या करती है? वृद्धि हार्मोन को रिलीज करती है और इसके साथ साथ जो वृषण है, अंडाशय है, थायराइड है और एड्रिनल है, इनको हार्मोन स्रावित करने के लिए बोलती है, या एक तरीके से बोलते हैं इनको एक्टिवेट करती है। और अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावण होता है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्रावण होता है और एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनेलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो नर हार्मोन होता है तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु, जिसे हम युग्मनज बोलते हैं, को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। क्या करती है? अपने आप को तैयार करती है गर्भाशय की दीवार। निषेचन न होने की स्थिति में क्या होता है? गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। इसे ही हम ऋतुस्राव या रजोधर्म या पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो गर्भाशय की दीवार होती है, वो निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है और जब निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित हो जाती है, जो कि शरीर के बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव बोलते हैं, या फिर हम रजोधर्म बोलते हैं, या फिर हम पीरियड्स बोलते हैं। आगे देखते हैं।
आजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज में XX गुणसूत्र है या XY गुणसूत्र है। और अगर XX गुणसूत्र होता है तो क्या होता है, गर्ल होती है, और अगर XY गुणसूत्र होता है तो क्या होता है, बॉय होता है। तो यहाँ पर लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के आधार पर होता है। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना, व्यक्तिगत सुरक्षता का पालन करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। तो मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसे हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, थायराइड, पैराथायराइड, अधिवृक्क, एड्रिनल, अग्नाशय, पीनियल, हाइपोथैलेमस, अंडाशय महिलाओं में और वृषण पुरुषों में शामिल है, जो शरीर के विकास, उपापचयी क्रियाओं, जनन और मूड को नियंत्रित करने वाले हार्मोन बनाती हैं। तो ये आपको जो पॉइंट है वो अच्छे से याद रखना है। अब हम देखते हैं जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं वो उनके कौन कौन से उदाहरण हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथियों के कौन कौन से उदाहरण होते हैं? पसीने की ग्रंथि, जो कि बहिस्रावी ग्रंथि है, त्वचा के माध्यम से पसीना निकालती है। लार ग्रंथि, स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो मुंह में लार उत्पन्न करती है। यकृत, ये भी बहिस्रावी ग्रंथि है। लीवर, शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि जो पित्त बाइल का निर्माण करती है। तो ये आपको याद रखना है कि शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, जो कि बाइल का निर्माण करती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट ग्रंथि है हमारी बहिस्रावी ग्रंथि दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध का उत्पादन करती है। तेल ग्रंथि, त्वचा को चिकनाई प्रदान करने के लिए तेल निकालती है। अग्नाशय, पैनक्रियाज, हालांकि यह एक मिश्रित ग्रंथि है लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा बहिस्रावी है जो पाचन एंजाइम छोड़ता है। तो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, यानी कि ये एक मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं हम इसे, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा क्या है, बहिस्राव है, इसलिए इसे हम बहिस्रावी की श्रेणी में रख देते हैं, जो पाचन एंजाइम छोड़ता है। तो ये सब एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर अलग से नोट करके बताई। अब आगे तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है बल तथा दाब है। अब हम चैप्टर 8 बल तथा दाब की समरी को अच्छे से देखेंगे। बल तथा दाब की क्या समरी है? बल क्या होता है? बल धक्का देना, अपकर्षित करना या खींचना, अभिकर्षित करना हो सकता है। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण लगता है। तो बल क्या है? धक्का देना है या खींचना है। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण लगता है। बल का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। अगर कोई वस्तु है, अगर उसकी चाल में परिवर्तन हुआ, अगर उसकी दिशा में परिवर्तन हुआ और अगर उसके जो उसमें दोनों में अगर चाल में भी परिवर्तन हुआ, दिशा में भी परिवर्तन हुआ, इन दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ क्या है? गति की अवस्था में परिवर्तन होना है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो जब भी किसी वस्तु पर बल लगेगा तो गति की अवस्था में और आकृति में दोनों में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। कोई वस्तु है, उस पर जो बल लगेगा वो उसके संपर्क में आने पर भी लग सकता है या संपर्क में ना भी आए तो भी बल लग सकता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द्रव और गैसें बर्तनों की दीवार पर दाब लगाती हैं। तो जो लिक्विड होती हैं, गैस होती हैं, वो बर्तन की दीवार पर दाब लगाती हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो जो हमारे चारों ओर की जो वायु है उसके द्वारा जो लगाए गए दाब है उसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो अभी हम कर रहे थे बल वाले चैप्टर की समरी। तो उसमें जो बल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अलग से देखेंगे। किसी वस्तु पर लगने वाला बल एक धक्का या खिंचाव जो उसकी स्थिति, विराम या गति को बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है, या बल एक सदिश राशि है जिससे
जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो बल वह खिंचाव है या वह धक्का है जिससे किसी भी वस्तु की विराम की स्थिति भी बदलती है और अगर उसकी गति की स्थिति है उसमें भी परिवर्तन आता है। तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो अब देखते हैं बल के प्रकार क्या हैं। बल के प्रकार से भी सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बल के प्रकार हैं गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल, जिन्हें हम संपर्क और गैर संपर्क बलों में बांटते हैं। तो इसमें से कुछ बल होते हैं जैसे पेशीय बल है, संपर्क बल है। तो संपर्क बल और गैर संपर्क बल में बांटते हैं। तो ये बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी। तो चैप्टर 9 है हमारा घर्षण। घर्षण चैप्टर की समरी को देखते हैं। ये भी हमारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है या दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। जैसे कि चैप्टर का नेम है घर्षण, तो सबसे पहले हम घर्षण के बारे में जानेंगे। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। दो पृष्ठों के बीच जो सापेक्ष गति है उसका विरोध करता है घर्षण, या दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है, मतलब या दोनों पृष्ठ पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण किस पर निर्भर करता है? जो पृष्ठ हैं उनकी प्रकृति कैसी है। दिए गए अगर पृष्ठ के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। मतलब घर्षण जो है वो खुरदरी चीज़ में ज़्यादा होता है, तो चिकनापन जितना होगा उसकी अवस्था पर निर्भर करेगा। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। तो जो दो पृष्ठ होते हैं वो एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं, इस बात पर भी घर्षण क्या करता है? निर्भर करता है। आगे देखते हैं। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति की स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। सर्पी घर्षण की बात करें तो सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो कौन सा घर्षण किससे कम होता है, ये भी सीटेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं जिससे कि घर्षण ज़्यादा हो सके। कभी कभी घर्षण अवांछनीय होता है। कभी कभी घर्षण कैसा होता है? अवांछनीय भी होता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम भी किया जा सकता है। अगर घर्षण को खांचेदार बना के बढ़ाया जाता है तो स्नेहक लगाकर के घर्षण को कम भी किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ कर देता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। तो लोटनिक घर्षण किसकी अपेक्षा कम होता है? सर्पी घर्षण की अपेक्षा। कई मशीनों में बाल बेरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। किसका उपयोग किया जा सकता है? बाल बेरिंग का, जिससे कि घर्षण कम हो। तरल में गति करने वाले वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। जो तरल में गति करने वाली वस्तुएं हैं, अगर हम उन्हें एक सही आकृति प्रदान करते हैं जिससे घर्षण बल को कम करते हैं। तो आगे देखते हैं। तो घर्षण के बारे में जानते हैं। घर्षण हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो घर्षण वह बल है जो दो सतहों के एक दूसरे के संपर्क में आने और गति करने पर उनकी गति का विरोध करता है। तो घर्षण क्या होता है? जो दो सतहों के संपर्क में आने पर उनकी गति का विरोध करता है, वो क्या होता है? घर्षण होता है। यह हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, मतलब जिधर गति हो रही होती है उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है और सतहों की खुरदरी अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होता है। अगर सतह खुरदरी है तो उसके कारण घर्षण बल जल्दी उत्पन्न होता है, जो वस्तुओं को धीमा कर देता है और ऊष्मा को उत्पन्न कर देता है। घर्षण बल क्या करता है? वस्तुओं को धीमा कर देता है और ऊष्मा को उत्पन्न कर देता है। जैसे फर्श पर चलती हुई गेंद और ब्रेक लगने पर
रुकती साइकिल, तो ब्रेक लगाने पर रुकती साइकिल और फर्श पर चलती हुई गेंद इसके एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि घर्षण कितने प्रकार का होता है, घर्षण के क्या क्या प्रकार है। यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इस जो घर्षण के प्रकार हैं इनको याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। घर्षण के मुख्य प्रकार क्या हैं? स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, लुढ़कने वाला रोलिंग फ्रिक्शन और द्रव घर्षण। उदाहरण के लिए अगर हम द्रव घर्षण के उदाहरण की बात करें, नाव का पानी में चलना या हवाई जहाज का हवा में उड़ना द्रव घर्षण का एक एग्जाम्पल है। बाकी स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, लुढ़कने वाले घर्षण ये सब इजी होते हैं, तो ये सब लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है 10 है, जिसकी हम समरी करने वाले हैं। ध्वनि चैप्टर है हमारा, साउंड, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए इसकी भी समरी देखते हैं। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होता है। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होता है। मानव वाक तंतुओं, मतलब जो हमारी बोलने वाली जो मानव के जो बोलने वाले जो यंत्र होता है उसकी बात की जा रही है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मानव जो वाक तंतु लगे होते हैं हमारे गले में, उसकी वजह से हम क्या करते हैं? ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम, गैस, द्रव, ठोस में संचरित होती है या निर्वात में संचरित नहीं होती है। मतलब ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है या तो गैस में, द्रव में, ठोस में ही संचरित होती है। इस बात को भी याद रखिए, यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चन आया है। कर्णपटह, मतलब अब कान की बात हो रही है। कर्णपटह ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं, यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेजते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। मतलब जो हमारे कान हैं उनके जो पटल हैं वो क्या करते हैं? वो जो कान के जो पटल हैं वो ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं और संकेतों को मस्तिष्क तक भेजते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम श्रवण बोलते हैं, सुनना बोलते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। तो प्रति सेकंड जो दोलन होते हैं उनकी जो संख्या है उसको हम दोलन की आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति को हम हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। तो कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण हो जाती है। जब कंपन की आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व अधिक होगा, और जब तारत्व अधिक होगा तो ध्वनि की तीक्ष्णता अधिक हो जाएगी। अप्रिय ध्वनियों को हम शोर बोलते हैं। जो ध्वनियाँ हमें अच्छी नहीं लगती हैं या हमारे जो ध्वनियाँ हमें अच्छी नहीं लगती हैं उनको हम शोर बोलते हैं। अत्यधिक या अवांछनीय ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण करती हैं। तो बहुत अधिक शोर क्या करता है? ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। ध्वनि प्रदूषण मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मतलब पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी। तो चैप्टर नंबर 11 है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो चैप्टर 11 की समरी में क्या है? कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं और कुछ हीन चालक होते हैं। तो कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? हीन चालक होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो अगर किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो हम उसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। आगे देखते हैं विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन बोलते हैं। तो विद्युत लेपन भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर अगर हम वांछित धातु की परत पर निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया है उसको विद्युत लेपन करते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ पर अगर हम किसी धातु की परत को चढ़ा देते हैं तो हम इसको विद्युत लेपन बोलते हैं। आगे देखते हैं।
तो इसकी चैप्टर की समरी तो बहुत छोटी थी, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 12, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। तो कुछ प्राकृतिक घटनाएं मतलब पर्यावरण से रिलेटेड होगा थोड़ा बहुत। आगे देखते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जब हम कुछ जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उसमें हम साइंस को देख रहे हैं। कुछ वस्तुओं को जब हम रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती हैं, और आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश ऋण आवेश, प्लस माइनस चार्ज। सजातीय आवेश मतलब प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश मतलब प्लस माइनस आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश बोलते हैं। स्थिर आवेश बोलते हैं किसे, रगड़ द्वारा जो उत्पन्न होते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। तो जब यही आवेश क्या करते हैं, गति करते हैं, तो विद्युत धारा बनती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, विद्युतदर्शी का। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने के लिए भूसंपर्कण करते हैं। क्या करते हैं, किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने के लिए भूसंपर्कण करते हैं। क्या बोलते हैं, भूसंपर्कण कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। मतलब अगर बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच जो विद्युत विसर्जन होता है उसके कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित आघात मतलब जो बिजली गिरती है उसकी बात हो रही है। जीवन और संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने तथा थरथराने को भूकंप कहते हैं। तो मैंने आपको पिछले ही जो PYQ का लास्ट वीडियो हमारा हुआ था उसमें हमने तड़ित से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हम तड़ित झंझा से किस प्रकार से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन थे, फिर पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने किया है उसका। भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आता है। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। तो भूकंप की भविष्यवाणी क्या है, संभव नहीं है। और जब भूपर्पटी के पृथ्वी के अंदर गहराई में विक्षोभ होता है तो वहाँ पर भूकंप आते हैं। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र बोलते हैं। मतलब जहाँ भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं वो होती हैं पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं उनकी सीमाओं पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, उनको हम भ्रंश क्षेत्र बोलते हैं। किसी भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है। रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति को अपार क्षति पहुंचाते हैं। तो जो रिक्टर पैमाने पर अगर 7 से अधिक भूकंप को हम देखते हैं तो वो जीवन और संपत्ति की अपार क्षति करते हैं। हमें भूकंपों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हमें अपने जो भूकंप है उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति और जीवन की अपार क्षति पहुंचाते हैं। आगे देखते हैं हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 13, लाइट। कौन सा चैप्टर है, प्रकाश चैप्टर है हमारा। तो ये लास्ट चैप्टर है क्लास 8 NCERT का। इसकी समरी करने के बाद हमारे जो क्लास 8 NCERT की बुक है, साइंस की बुक, उसकी समरी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि आपके सीटेट पेपर 2 एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिश किए हुए या नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन होता है। विसरित या अनियमित परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है। विसरित या अनियमित परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो कि हमारे सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। परावर्तन कोण के 2 नियम हैं। एक है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है हमारा आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। मतलब ये सारे एक ही तल में होते हैं, जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है ये सब एक ही तल पर होते हैं। तो ये हमारा है दूसरा नियम। आगे देखते हैं, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? पार्श्व परिवर्तन। किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो अगर किसी कोण पर झुके हुए दो दर्पण मिरर लगे हुए हैं तो वो कैसे प्रतिबिंब बना सकते हैं? बहुत सारे प्रतिबिंब बना सकते हैं। बहुलित परावर्तन के कारण क्या होता है? कैलाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनता है। तो जब बहुत बहुत बार परिवर्तन होता है तो वहाँ पे जो कैलाइडोस्कोप होता है उस पे क्या करते हैं? सुंदर पैटर्न बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है 7 रंगों से मिलकर बना है, ये भी ध्यान रखना है। प्रिज्म से भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट एग्जाम में। प्रकाश अपने घटक रंगों में विभक्त होने को विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का जो अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाना है उसको हम विक्षेपण बोलते हैं। हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं कॉर्निया, सूक्ष्ममंडल, आइरिस, परितारिका, पुतली, लेंस, रेटिना, दृष्टिपटल तथा दृग तंत्रिकाएं। मतलब ये जो आई है, मानव नेत्र है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो पूरा डायग्राम भी आता है फिल करने के लिए, आप ज़रूर इसको याद रखिए। सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। जो सामान्य नेत्र हैं, मतलब अगर कोई आंखों में रोग नहीं है तो समीप और दूर दोनों का स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति को पढ़ या लिख सकते हैं। मतलब जो ब्रेल पद्धति होती है उसका उपयोग करके जिनको नहीं दिखाई देता है उनको हम चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति बोलते हैं। वो पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आगे देखते हैं, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं। जिनको दिखाई नहीं देता है वो व्यक्ति क्या करते हैं? चाक्षुष विकृति उनको बोलते हैं। वो जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को और ज़्यादा विकसित कर लेते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं अगर आँख से नहीं दिखता है तब, और पर्यावरण से संपर्क करते हैं। तो ये है हमारे 13 चैप्टर की समरी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें जो यहाँ पर दी हुई हैं शॉर्ट में लेकिन समझ में आई होंगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। समरी तो ज़रूर हमें रिवीजन के लिए भी करनी चाहिए, और हमारे जो यहाँ पर जो टॉपिक्स सारे हैं वो थोड़े थोड़े उसमें लाइन में, मतलब जो हमारे टॉपिक्स हैं वो पॉइंट वाइज कवर किए जाते हैं। तो आई होप आपने आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, और आपको भी अच्छी लगी होगी ये वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।